हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? तो मैं कुछ शॉर्ट में इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं आपके सामने। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि अपन ने कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन का अंतिम चरण है, और ईटीएस के दौरान आप जानते हो कि जो एनएडीएच एफएडीएच में संचित ऊर्जा को विमुक्त करके फिर उपयोग में लिया जाता है। यस बेटा, तो आपने वहां देखा कि ईटीएस का प्राथमिक उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि एनएडीएच टू एफएडीएच का ऑक्सीडेशन करना है। बात को समझे, ताकि एनएडी और एफएडी का पुनर्निर्माण हो सके और वो क्रेब्स साइकिल को या लिंक रिएक्शन को सतत रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक है, उसको सतत रूप से चलाए रखने के लिए। अच्छा, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं बेटा कि ध्यान दीजिएगा, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो एनएडीएच एफएडीएच से जो मुक्त प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न वाहकों में गुजरते हैं, और इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों में गुजरता हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाता है। तो देखो, बाहर से अणु आया ऑक्सीजन, इसलिए इंटरमोलिकुलर प्रोसेस भी है। यस, फोर्थ कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, ऑक्सीजन का रहना वहां जरूरी है, तभी तो ये एनएडीएच एफएडीएच का निरंतर ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको वायवीय प्रक्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनमें उपयोग होने वाले एनएडी और एफएडी का पुनर्निर्माण, इनमें उपयोग होने वाले एनएडी और एफएडी का पुनर्निर्माण ईटीएस में तभी संभव है जब वहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो? ऑक्सीजन हो, क्योंकि वो प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही है। और मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन होने के कारण ही आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति डाउन हिल होती है। बात को समझे? क्लियर बेटा? तो आपने कहा कि देखिए बेटा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ईटीएस में विभिन्न वाहकों में स्थानांतरित होते हुए अंततः किस पे चले जाते हैं? O2 पे। यस बेटा, तो देखो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर की जानकारी आपको और देता हूं कि ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी बेटा इलेक्ट्रॉन वाहक, सही? तो देखिए बेटा, वहां जो फर्स्ट श्रेणी है, कोई वर्ड गलत ना हो जाए इसलिए वापस सुधार लेना, फ्लेवोप्रोटीन होते हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स। यस बेटा, तो देखिए कि फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, और ये एक पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, और आप समझ रहे हैं कि टाइटली बाउंड टू 1 और 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो आप जानते हैं कि 1 या 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप रखते हैं, और आप एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप आप पढ़ेंगे। यस बेटा, फ्लेवोप्रोटीन के अंदर आप देखिएगा कि 2 चीज आपके सामने ये है, जैसे FMN, इसको आप बोलेंगे फ्लेविन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। और आप समझ सकते हैं FAD, तो आप इसको कहेंगे कि फ्लेविन, फ्लेविन, फिर आप जानते हो एडिनोसिन या एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यस बेटा, और वहां देखिएगा कि जो मेजर फ्लेवोप्रोटीन है वो तो आप जानते हो एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, जो एफएमएन है ना, और दूसरा आप समझ सकते हैं जो ईटीएस पे, और दूसरा आप जानते हैं एफएडी सक्शन डिहाइड्रोजनेज, जो टीसीए साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल की से ही आता है। तो एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के ऊपर अपने स्टार लगाए थे। इसका मतलब आप जानते हैं बेटा कि इन जो फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। सही बेटा, और एक टाइम में आप समझते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी है, और एक्सेप्ट करके फिर डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं ना, रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिस पे आते हैं उसका रिडक्शन, फिर जहां से इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज होते हैं तो ऑक्सीडेशन, फिर नेक्स्ट आप जानते हैं, है ना। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। इनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। कौन?
फ्लेवोप्रोटीन्स। सही बेटा। इसके बाद देखो कि वहां एक कोएंजाइम क्यू होता है, कोएंजाइम क्यू, या आपने कहा था कि यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन। तो जो यूबीक्विनोन होता है वैसे कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कॉमन, यानी फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को भी थर्ड से ये कनेक्ट करता है यूबीक्विनोन। तो ये आप जानते हो, आपने कहा था कि मोबाइल कैरियर है, मोबाइल कैरियर, और गतिशील वाहक मोबाइल कैरियर है, और एकमात्र है जो नॉन प्रोटीन नेचर का होता है, नॉन प्रोटीन नेचर। सही। इसमें भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। यस, यस बेटा। खैर अभी सारी बातें बताएंगे अपन। इसके बाद देखिएगा, जैसे आप जानते हैं कि भी जो साइटोक्रोम भी आते हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, तो जितने भी आप जानते हैं कि साइटोक्रोम है, यस, जैसे मैं आपको या इस साइटोक्रोम से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सॉरी, जैसे आपका एक होता है जो इंटरमीडिएट होता है ना, FeS, FeS, यस, तो ये आपका होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। यस बेटा। तो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है ना। और चाहे आयरन सल्फर प्रोटीन हो या फिर जैसे मैंने आपको बता दूं कि चाहे साइटोक्रोम जितने भी हो, साइटोक्रोम कितने भी प्रकार के हों, साइटोक्रोम है ना बेटा, चाहे आप जानते हैं कि साइटोक्रोम B, C1 कॉम्प्लेक्स है ना, और साइटोक्रोम A3 है ना, इन सब में केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। यस बेटा। अब देखिएगा कि जनरली मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखिए कि भाई आयरन सल्फर प्रोटीन और ऑल साइटोक्रोम केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी साइटोक्रोम, सभी साइटोक्रोम, साइटोक्रोम आप जानते हैं बेटा कि सेंटर पे क्या रखते हैं, आयरन रखते हैं, है ना। आप जानते हैं कि सभी साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी आयरन ही करेगा, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कौन करेगा, आयरन ही। सही। और आयरन एक्सेप्ट रिड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कौन करेगा, आयरन ही करेगा। सही। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सही। अब जानते हो कि जो आयरन तो रखते हैं, लेकिन साइटोक्रोम A तथा साइटोक्रोम A3 आयरन तथा कॉपर दोनों रखते हैं। तो वहां पर अपने क्या बताए थे, 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर, ये तो बताया था ना, कुछ और बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। यस बेटा। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि साइटोक्रोम A3 लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन, साइटोक्रोम A3 फिर ऑक्सीजन पे जाता है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो आयरन करेगा, लेकिन डोनेट कौन करेगा, कॉपर। तो कॉपर A और फिर साइटोक्रोम A और फिर साइटोक्रोम A3 फिर कॉपर B, फिर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अच्छा, ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मार्ग, तो ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मार्ग यानी ये देखो, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से थर्ड पे होता है इलेक्ट्रॉन और सेकंड से भी किस पे होता है, थर्ड पे, और फिर थर्ड से किस कॉम्प्लेक्स पे होता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे। यस बेटा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करने के लिए एक होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C जो एक छोटी गतिशील प्रोटीन है। यस। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की ओर मैट्रिक्स की तरफ वो सतह से जुड़ी होती है, ये साइटोक्रोम C छोटी गतिशील प्रोटीन। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे NADH आप जानते हो ऑक्सीडाइज होता है, तो NADH का ऑक्सीडेशन होता है सीधे रूप से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे, NADH डिहाइड्रोजनेज पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है, तो सीधे रूप से PMS में चले जाते हैं, प्रोटॉन चले जाते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन FeS के थ्रू यूबीक्विनोन को प्राप्त हो जाता है। अच्छा,
जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि वहां सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्रेब्स साइकिल का जो एक पद है सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन, तो वहां सीधे रूप से प्रोटॉन पीएमएस में नहीं जाते हैं। यस, मतलब वहां से भी जो यूबिक्विनोन एक अपचयी समतुल्य एनसेट लिख रखा है, कहां से प्राप्त करता है? सेकंड कॉम्प्लेक्स एफएडी से भी प्राप्त करता है अपचयी समतुल्य। तो यूबिक्विनोन आप समझ सकते हैं कि जैसे अपचयी समतुल्य प्रोटॉन को लेता है तो यूबिक्विनोल में चेंज होता है, यूबिक्विनोल। और फिर जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफएस के थ्रू साइटोक्रोम बी को मिलते हैं, साइटोक्रोम बी को, कॉम्प्लेक्स थर्ड के को, तो प्रोटॉन चारों के चारों कहां जाते हैं? पीएमएस में। और फिर आप जानते हो कि साइटोक्रोम बी से C1 थर्ड कॉम्प्लेक्स, और फिर A1 से A3 पर चले गए इलेक्ट्रॉन, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन आप समझ रहे हैं कि हाफ O2 माइनस माइनस हो गया था। उस दौरान कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड फोर्थ प्रोटॉन पंप करते ही हैं, फोर्थ भी करेगा, प्रोटॉन को पंप करेगा किसमें? पीएमएस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगी। अब आप जानते हैं कि प्रोटॉन को तो पंप किया जाता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डाउनहिल, क्योंकि ऑक्सीजन है। सही। अब प्रोटॉन प्रवणता बन गई, उसके बाद आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आता है, और वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है? एटीपीएच, यानी आप जानते हो कि एटीपी सिंथेज। तो फिर आप जानते हो कि वो जो एटीपी सिंथेज आता है, तो वो मैंने मेम्ब्रेन में आपको बताया। यस बेटा, समझ रहे हैं? क्योंकि देखो NADH डिहाइड्रोजनेज से FMN पे जब इलेक्ट्रॉन आए तो FMN ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन FES पे जैसे ही गए वो ओनली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सीधे प्रोटॉन कहां चले गए? पीएमएस में। सही। दूसरा आपका जो फिर यूबिक्विनोन को मिल जाते हैं, यूबिक्विनोन प्रोटॉन लेगा तो ही जाने देगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी आप जानते हैं कि यूबिक्विनोल में चेंज हो गया। और उसी प्रकार जो एफएडी वाली बात हुई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस है, सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो वहां पर भी आप जानते हैं कि वो सीधे पीएमएस में नहीं जाएंगे, वो यूबिक्विनोन को मिलेंगे। तो यूबिक्विनोन फिर आप जानते हैं यूक्यूएस2 में, यूबिक्विनोल में। सही। अब दोनों ही फर्स्ट भी और सेकंड भी थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम बी को देंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर C1 को। उस दौरान आप जानते हैं कि वो अपचयी समतुल्य जो यूक्यूएस2 2 है, वहां से 4 हाइड्रोजन आ गए पीएमएस में, आ गए ना। और ऐसे ही फिर साइटोक्रोम सी जोड़ देता है फोर्थ से, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे गया। लेकिन उस दौरान जब प्रोटॉन प्रवणता हो गई, तो फिर आप जानते बेटा अच्छे से कि मेम्ब्रेन के इस पार प्रोटॉन प्रवणता हो गई पीएमएस में। किसमें? पीएमएस में। और इधर आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स है, तो फिर ये आपका होता है एटीपीएस। यस बेटा, तो ये देखो एटीपीएस बताया था मैंने। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये एटीपीएस है, जिसमें आपका ये F0 प्रोटॉन चैनल है और ये F1 कैटलिस्ट नेचर का है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, समाकलित, और ये परिधीय प्रोटीन है। सही। फिर यहां से 2 हाइड्रोजन जैसे ही गुजरेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो आवेश उच्च से निम्न की ओर गुजर रहा है, इधर ज्यादा है उधर कम है। तो जैसे आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन गुजरेंगे यहाँ पे, तो आवेश उच्च से जब निम्न गुजर रहा है, तो यहां आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म पे आपकी क्या बन जाएगी? सीधा बना दो आप तो ADP IP, तो ATP 2 हाइड्रोजन आयन से, और वो जो ये प्रोटॉन है किसको मिल जाएंगे? ऑक्सीजन को, तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो वो फिर आपका एटीपी सिंथेज है, जो मैंने सारी बात आपको समझा दी थी। यस बेटा, तो कुछ समरी मैंने और आपको बता दी जो उसमें आपको यूजफुल हो सकती है। बिल्कुल, आप तो केवल बेटा इलेक्ट्रॉन की गति मार प्रोटॉन प्रवणता कैसे हुई, प्रोटॉन को काउंट नहीं करना हो, तो एक NADH से 3 ATP और एक हेपेटाइटिस से 2 ATP, यानी 5 ATP के लिए 10 प्रोटॉन, तो ऐसे निकाल रखे 10 प्रोटॉन। यस, क्योंकि 2 प्रोटॉन से 1 ATP बन रही है ना। तो ये आपकी बात होती है, समझ गए? तो इस रिलेटेड मेरी सारी बात आपको समझा दी। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी NADH2 बने थे ना, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। तो उसके लिए उपापचयी परिपथ काम करता है सटल सिस्टम। तो किस फॉर्म में आएंगे? फिर अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कितनी ATP क्या बनेगी, वो पढ़ने के बाद तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं सटल सिस्टम। सटल सिस्टम, अब टॉपिक स्टार्ट होता है। ये पीछे का था जो मैंने रिवाइज कर दिया। यस, तो हेडिंग डालेंगे अपन अब क्या? सटल सिस्टम। हाँ, तो देखिए बेटा, सटल सिस्टम
अब अपन पढ़ेंगे सटल तंत्र, है ना। तो पहले देखो इसकी डेफिनेशन और फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखो बेटा सटल सिस्टम क्या है, कि यह एक प्रकार का उपापचयी परिपथ है। यस बेटा, जिसकी सहायता से साइटोप्लाज्मिक NADH+H+ यानी NADH2 को ETS के द्वारा ऑक्सीकृत करवाया जाता है ना बेटा। भाई साइटोप्लाज्मिक NADH2 को ETS के द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलते हैं वायवीय श्वसन के दौरान। तो वहां जब क्रियाधार का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो वहां जो NADH2 FADH2 बनते हैं तो वहीं इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्सेस पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में NADH2 बनते हैं। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो NADH2, उन NADH2 से जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो निकलते हैं, तो अपन जानते हैं बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो साइटोप्लाज्म में NADH2 बना, तो NADH2 के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, परमेबल नहीं होती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस NADH2 से NADH2 के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, NADH2 के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ले जाने का जो प्रक्रम होता है, मार्ग होता है, वही तो क्या है, सटल सिस्टम है। अब जिस रूप में NADH2 आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ेगा और वो अंदर जाकर वही वापस बन जाए मूल रूपी, तो आप समझ सकते हैं कि एक NADH से 3 ATP, तो ETS में ग्लाइकोलाइसिस से 6 बनते हैं और 4 डायरेक्ट बने थे, तो 10 माइनस 2 शुरू में खर्च, तो 8 का शुद्ध लाभ होगा। और अन्यथा वो और किसी रूप में जाएंगे तो 8 से कम 6 बनेंगे, तभी वो 38-36 वाला कंसेप्ट आपको समझाएंगे भी, देखना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट भाषा में कह दूं कि ग्लाइकोलाइसिस में बने NADH2 के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ले जाने का मार्ग, है ना, या भीतर ले जाने का माध्यम ही क्या है, सटल सिस्टम है। अब देखिए इसमें अपन एग्जांपल पढ़ते हैं, जो भी टाइप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका टाइप यहां पढ़ता हूं मैं, ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम। यस, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, कि यह सबसे सामान्य प्रकार का सटल तंत्र है, सामान्य प्रकार का सटल तंत्र है। अब देखिए मेरे बेटा, सामान्य प्रकार का सटल तंत्र यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सटल सिस्टम, मोस्ट कॉमन। सही बात को समझ रहे हैं आप, मोस्ट कॉमन हो गया। क्यों भाई, आप जानते हैं बेटा कि ऑल प्लांट सेल्स में, एग्जाम्पल ऑल प्लांट सेल या ऑल प्लांट्स में, यस, और अनेक एनिमल सेल जैसे कि अपन कहें कि अपनी जितनी मांसपेशियां होती है, मसल सेल या नर्व सेल में यही पाया जाता है क्या, ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम। हाँ बेटा, तो अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट यहां पर देखिए कि भाई फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम। तो ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लिसरॉल फोस्फेट सटल सिस्टम है, अपन कहेंगे यहां पर कि यह सबसे सामान्य प्रकार का सटल तंत्र है, सामान्य प्रकार का सटल तंत्र।
यस बेटा, सबसे सामान्य प्रकार का शटल तंत्र है। इसका मीन आप क्या कहेंगे? मोस्ट कॉमन टाइप। यस, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि इसका मतलब अपन कहेंगे कि भी ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट्स में, सभी पादप कोशिकाओं में, ऑल प्लांट्स और अधिकतर या अनेक एनिमल सेल्स में, जैसे अपन कहेंगे बेटा अपनी जो मांसपेशियां होती है ना, मसल सेल्स या जो नर्व सेल होती है, वहां यही पाया जाता है क्या? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब देखिएगा ये शटल कोशिका द्रव्य में जो NADH से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो मिलते हैं उसको कैसे कोशिका द्रव्य से वहां मैट्रिक्स में लेके जाता है। बात को समझे? तो आपने कहा सबसे सामान्य प्रकार का शटल तंत्र है मोस्ट कॉमन, ऑल प्लांट, सभी पादपों में, और अनेक आप जानते हैं एनिमल सेल्स में, मसल सेल और नर्व सेल में पाया जाता है। तो देखिएगा इसको अपन बनाते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि यहां मैं आपको बताता हूं कि देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। तो ये लो जी, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, सही। या थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं भाई, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, सही। अब देखिए बेटा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, OMM। तो इस साइड आपका क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यस बेटा। फिर आप जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपने सेल में पढ़ा ना? तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या होता है? ये PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और आप जानते हैं कि यहां क्या है? मैट्रिक्स। यहां क्या है बेटा? मैट्रिक्स, सही। अब देखिएगा इस शटल में क्या होता है, समझना कि बेटा देखो अपन कहेंगे कि यहां जैसे कि DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, DHAP। यस, तो ये DHAP किसमें कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। तो कैसे कन्वर्ट होता है? जब इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो आपके पास NADH है, ये देखो इस कोशिका द्रव्य में आपके पास में जो NADH प्लस H+ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NAD में। तो ये NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, NAD में कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन है ग्लिसरॉल फॉस्फेट को मिल गए, तो DHAP से क्या बनेगा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट, सही। अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट मैं आपको बता दूं कि ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट इसको जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनको लेके जाएगा, ये लेकर चला गया मैट्रिक्स में। कहां लेकर चला गया बेटा? मैट्रिक्स में, सही। तो ये आपका हो गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट, सही। और फिर ये मैट्रिक्स में लेके चला गया, तो आप ध्यान दीजिएगा इससे फिर वापस आपका क्या बन जाएगा? ये आपके पास में बन गया क्या? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्यों बन गया? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव है, लेकिन देखो यहां क्या बना? यहां क्या बना भाई? यहां पे बना FAD, और FAD+ से वापस क्या बना? FADH2। क्या बना भाई? FADH2, है ना। और FADH2 बन गया, तो आप समझ रहे हैं, देखो यहां आपके पास में यहां जो इनर मेम्ब्रेन पे ये कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, तो यहां पर फिर ऑक्सीडाइज होगा FADH2। यस बेटा। और ये जो DHAP है, ये DHAP वापस ये लो, ये तो ये आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो देखो ये एक NADH2 NAD में कन्वर्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां आए, तो ग्लिसरॉल वापस DHAP में हुआ ना, तो FADH2 में हो गया। मतलब एक NADPH2 के तुल्य क्या बन गया? एक FADH2 बन गया। तो अपन सीधी सी बात कहेंगे कि भाई प्रत्येक शटल के संदर्भ में कितनी ATP की हानि हुई? शटल के संदर्भ में
एक एटीपी की हानि, एक एटीपी की हानि, समझ रहे हो? प्रत्येक शटल के संदर्भ में तो एक एटीपी की हानि, क्योंकि एक NADH2 से एक FADH2 बन रहा है, सही। और ग्लूकोज के संदर्भ में, ग्लूकोज के संदर्भ में मैं क्या बात करूंगा भाई, वहां कोशिका द्रव्य में 2 NADH2 हैं, तो ग्लूकोज के संदर्भ में आप कहोगे कि 2 ATP की हानि, 2 ATP की हानि, सही। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कि जहां आपके सामने 2 NADH2, तो प्रत्येक NADH2 3 ATP, तो 6 ATP बनते, वहां ये शटल अगर उपस्थित होगा तो 2 FADH2, तो 2 FADH2 से तो 2 × 2 4 ATP, तो ग्लूकोज के संदर्भ में 2 ATP की हानि हो गई ना। अब अगर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जो आप जानते हैं NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रविष्ट होते हैं या वहां ले जाए जाते हैं, ये अगर इस फॉर्म में जाते हैं, 4 ही बनाते हैं, तो ETS के थ्रू अगर ग्लाइकोलाइसिस 4 बनाता है तो 4 डायरेक्ट 8, और 8 में से 2 शुरू में खर्च तो 6 ही रही, वरना तो 10 बन रहे थे, 6 और 4 तो 8 रह रहे थे। बात को समझे? तो फिर ये 36 ATP बनेगी। तो इन प्लांट सेल में हमेशा, पादप कोशिकाओं में और एनिमल सेल, मसल सेल या नर्वस सेल में हमेशा कितने बनते हैं? 36 ATP। कितनी बनती है बेटा? 36 ATP। बात को समझे? जब ये शटल मौजूद है ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है जी, ये आपका एक चरण पूरा हो गया। अब देखिएगा दूसरा अपन यहां पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका, और वो आपका है बेटा मैलेट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। यस बेटा, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। लेकिन जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होता है उसके अंदर होता क्या है, देखो यहां मैं आपको बता दूं कि वो यहां बना दो बेटा, क्या कि भाई देखो ये अपन ने यहां पे बना दी, ये आपने क्या बना दी बेटा? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना दी। ये आपने क्या बना दिया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना दिया, सही बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये अगर OMM है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और ये PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इस साइड आपका क्या हो गया? वही मैट्रिक्स। क्या हो गया बेटा? मैट्रिक्स, सही। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कैसे अपन बात बेटा की जो NADH2 से प्राप्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप समझ रहे हैं कि ले जाया जाता है। तो यहां देखिएगा कि भाई यहां आपके सामने होता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहां बना देता हूं मैं OAA, और OAA किसमें कन्वर्ट होता है? OAA कन्वर्ट होता है किसमें? मैलेट में। ये किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? मैलेट। ये लो मैलेट में। कैसे कन्वर्ट होता है मैलेट में? जब यहाँ पे आप जानते हो कि वही NADH+H+ का ऑक्सीडेशन होता है, और वो कन्वर्ट होता है किसमें? NAD+ में, NAD+ में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें होगा? मैलेट में। अब ये मैलेट अब जाएगा, ये मैलेट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होता हुआ ये चला गया जी, चला गया बेटा ये मैलेट। तो ये आपके पास मैलेट आ गया मैट्रिक्स में, मैलेट आ गया मैट्रिक्स में, सही। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इससे आप जानते हैं, इस मैलेट से यहां पे समझ रहे हो ना। तो जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात समझाता हूं कि जब इस मैलेट से यहां पे वापस क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस दौरान आप समझ रहे हो बेटा कि भी यहां वापस NAD+ से वापस यहां पर बनता है NADH+H+, NADH2, और यहां आप जानते हो वो इलेक्ट्रॉन वाहक होते ही हैं, तो यहां पे ये ऑक्सीडाइज होने के लिए आ जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के लिए आ जाएगा यहाँ पे। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो देखो कि यहाँ से NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मुक्त हुए थे, मैलेट उनको लेकर गया था, तो वापस ऑक्जेलो एसिटिक में बदला, तो वापस NADC क्या बना दिया? NADH2। तो जैसा है वैसा ही गया, बोलो, तो कोई ATP की हानि नहीं होगी।
अब आप जानते हैं कि इसके अंदर आप जानते हैं कि ऐड होता है अमोनिया, और अमोनिया ऐड होते ही ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये चेंज होता है किसके अंदर, आपके सामने किसमें चेंज होता है बताओ, एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट में। हो गया, ये एस्पार्टेट आ जाता है, ये लो जी, ये लो एस्पार्टेट, यस। और आप समझ सकते हैं कि एस्पार्टेट से वापस अमोनिया निकल जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OA में, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। तो ये हो गया मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर कि मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में मतलब ATP की हानि नहीं होती है, ATP की हानि नहीं होती है ना। जब ग्लूकोज के संदर्भ में 2 बार होगा तो 2 NADH2 यानी 6 ATP बनते हैं। ETS में 2 NADH2, कोशिका द्रव्य के 2 NADH2 से वही 6 ATP बनती है, सही। लेकिन आप जानते हो कि ये कॉमन नहीं है, कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है, सही, और कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर सेल है, तब बस समझे। अब दिमाग लगाना कि इन सब सेल्स में 36 ATP बनेगी, तो पादपों में तो हमेशा 36 बनती है, एनिमल में कुछ में ही 38 बनती है, बाकी 36 बनती है। तो यहां फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कितनी ATP बनेगी, 38 ATP, और वहां 36, है ना बेटा। फिर अपन कहेंगे देखो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में मैं ऐसे कहूंगा कि बेटा प्रोकैरियोट्स में तो सटल तंत्र ही अनुपस्थित होता है। तो सटल तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। क्यों, क्योंकि लिंक और क्रैब होते ही कोशिका द्रव्य में है, और वहीं पर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से मिजोसोम बनता है ना। तो सारे वहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सारे प्रक्रम अगर वायवीय शोषण होगा तो ग्लाइकोलाइसिस लिंक क्रैब वहीं होंगे कोशिका द्रव्य में। तो प्रोकैरियोट में सटल सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए हमेशा कितनी ATP बनेगी, 38 ATP बनेगी, है ना। तो फिर लाइन आएगी ना, प्लांट में हमेशा 36 ATP, एनिमल में ज्यादातर 36 वरना 38, क्या होने पर, मेलेट एस्पार्टेट, इन्हीं सेल्स में होता है। और बैक्टीरिया में हमेशा कितनी, 38 ATP। बात को समझे। तो ये आपके सामने हो गया बेटा सटल तंत्र, क्या हो गया बताओ, सटल सिस्टम, बेस्ट, यस बेटा। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, सटल के बाद में सटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा, एक बैलेंस शीट बनाते हैं कि ओवरऑल कहाँ क्या प्रेजेंट होने पर कितनी ATP आएगी, और फिर अपन पढ़ेंगे क्या, फर्मेंटेशन, यस। तो नेक्स्ट देखिएगा, हाँ तो देखिए बेटा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब अपन एक पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान चाहे सटल तंत्र हो या नहीं हो, यानी टोटल आपका ATP प्रोडक्शन क्या होगा, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाता हूं। तो देखो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में जब क्रियाधार का ऑक्सीडेशन हुआ तो आपने 3 स्टेप पढ़ी, यस। और कितना कितना बनता है अपन ने वहां ये भी कह दिया कि ETS में कितना बनेगा उसके थ्रू, वो सारी बातें अपन ने कर ली। तो देखो आपने 3 प्रोसेस नहीं पढ़ी थी, क्या बताओ, ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हुआ, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बने, 4 ATP डायरेक्ट बनी है, और 2 NADH2, समझे नहीं समझे। तो वो सारी बातें अपन करेंगे। देखो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, पूरी बैलेंस शीट समझा रहा हूं भाई, कैलकुलेशन दोबारा, और बेटा आती कैलकुलेशन ही है भाई। तो अब लास्ट तक इससे एक क्वेश्चन समझ लेना भाई। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। अब देखिए बेटा, यहां मैं पहली चीज यहां पर पहले कॉलम में क्या लूंगा, सॉरी पहले कॉलम में मैं आपके सामने क्या लूंगा, पहले कॉलम में बेटा मैं आपके सामने लूंगा कि SLP, SLP का मतलब जानते हो, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट ATP, बिना ETS के ही डायरेक्ट ATP, सही। अब बताओ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो SLP बनती है वो कितनी बनती है, 4, 2 जगह पर, है ना। तो आप जानते हैं कि 2 + 2 यानी कितनी बनती है, 4 डायरेक्ट ATP बनती है। जहां क्रियाधारी अपना फास्फेट आप जानते हैं कि ADP को प्रोवाइड करता है,
विदाउट ईटीएस, बिना प्रोटॉन प्रवणता के एटीपी बनती है तो 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में। लिंक रिएक्शन में कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं बनती है, 0। यस बेटा। और क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी बनी थी, ये जीटीपी आपने दिया था, तो 2 बार चला था ग्लूकोज के रेफरेंस में, तो 1+1। ये लो जी, ये तो आपका हो गया एसएलपी या डायरेक्ट एटीपी। यस बेटा। फिर देखिएगा मैं यहां पर आपसे बात करता हूं दूसरा अगला कॉलम में बात करता हूं बेटा कि वहां अपन एक वर्ड देते हैं सीएलपी या ईटीएस के थ्रू कितनी एटीपी बनी, सीएलपी या ईटीएस के थ्रू कितनी एटीपी बनी। यस, तो ध्यान दीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस की ईटीएस के थ्रू, तो मैं आपसे क्या कहूं भाई, ग्लाइकोलाइसिस की ईटीएस के थ्रू अगर आप जानते हो कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम हुआ तब तो 4, क्योंकि NADH2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो FADH में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 2 NADH से 2 FADH2, तो 6 की जगह कितना 4। और अगर आपके सामने भी मैंने मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम बताया था तो कितना 6। बोलो भाई, यही हुआ ना। और यहां पर देखिएगा कि लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनते हैं, तो एक लिंक रिएक्शन में 1, तो 2 लिंक रिएक्शन में 2, तो 3। बात को समझ रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, 3 3 9 और 1 FADH2 2, तो 11। तो टोटल हो गया ना, देखो एक साइकिल में 12 और 2 साइकिल में कितने 24। तो ये आपका हो गया CLP ETS के थ्रू, है ना। अब अपन कहेंगे बेटा कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि अगर यहां 4, अगर मान लो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है तब तो टोटल प्रोडक्शन कितना 6, और अगर मेलेट एस्पार्टेट है तो 6 और 4 आपके कितना होते हैं 10, सॉरी ये 4 और 4 8 टोटल प्रोडक्शन, टोटल पूछ रहे हैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, और वरना 10 बनते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस में टोटल प्रोडक्शन। यहाँ लिंक रिएक्शन का टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा 6, और क्रेब्स साइकिल का टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा 12 + 12 यानी कितना आएगा 24। ये आएगा ना टोटल प्रोडक्शन। आ गया कुल उत्पादन। अरे भाई ग्लाइकोलाइसिस में कुल उत्पादन जब मैलेट एस्पार्टेट हो तो 10 - 2 खर्च हो जाएंगे, तो शुद्ध लाभ 8 का होगा, और प्रत्येक शुद्ध लाभ 2 का ही, क्योंकि डायरेक्ट 4 बनेंगे और 2 माइनस हो गए। और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट होगा तो आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ये 4 और 2 6, वो सॉरी 4 और 4 8 हो गए ना, 8 है ना। और आप समझ सकते हैं कि जब फिर खर्च हो जाएंगे 2 तो 6 ही बचेंगे। तो ये तो अपने कुल उत्पादन दिया, टोटल प्रोडक्शन। अब अपने यहां देते हैं कंजप्शन, उपभोग। कंजप्शन का मीन क्या होता है, उपभोग, है ना। फिर ही तो आपका क्या आएगा उपभोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहां उपभोग की बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस में शुरुआत अवस्था में कितने का उपभोग होता है बताना, 2 का उपभोग होता है ना। लिंक रिएक्शन में कोई उपभोग होता ही नहीं है, और क्रेब्स चक्र में कोई उपभोग नहीं होता है, और शुरू में एक्टिवेशन के ग्लाइकोलाइसिस में 2 का उपभोग होता है। अब देखो टोटल 8 10 बन गए, तो यहां जो नेट प्रोडक्शन आएगा, शुद्ध उत्पादन, तो शुद्ध उत्पादन जब आएगा तो यहां 2 कंजप्शन हो गए, तो वो कितने रह जाएंगे 6 8, कितने रह जाएंगे बेटा 6 8। समझ गए वही बात कि जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट होगा तो 6, और वरना कितने 8, वरना टोटल बने तो कितने थे 8 या 10, समझ गए। और डायरेक्ट कितने बने थे 4, तो प्रत्येक शुद्ध लाभ पूछ ले तो 2 का ही, है ना, और शुद्ध लाभ पूछ ले तो 6 8, सही। और यहां कितने का 6 का ही, और यहां कितने का वही 24। बात को समझ रहे हैं, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24। बात को समझे। अब देखो कि यहां का योग कितना आया था, यहां का योग आया था 38 या 40, लेकिन ये 2 कंजप्शन घटा देते हैं तो यहां आपका आता है 36 और 38। तो मैंने क्या कहा था बेटा कि प्लांट सेल में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना बनता है, हमेशा ही 36, अधिकांश एनिमल में भी 36, लेकिन हार्ट, किडनी और लीवर सेल में 38, बोलो, और बैक्टीरिया में हमेशा कितना
38। बोलो भी, तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट होगी। यस बेटा। और फिर अपन कहेंगे प्रति अपचायक शक्ति आधा O2 खर्च होता है, जबकि एक अणु एटीपी का पैदा होता है। यस, या एक अणु H2O का, क्योंकि प्रति अपचायक शक्ति 2 हाइड्रोजन जाते हैं ना, तो प्रति अपचायक शक्ति, प्रति अपचायक शक्ति मतलब जो आपके 2 हाइड्रोजन मूव होते हैं, आधा O2 खर्च होती है। हाफ O2 माइनस ही तो आता ना, 2 इलेक्ट्रॉन गई तब, आधा O2 खर्च होती है ना। लेकिन एक अणु एटीपी या एक अणु H2O पैदा होता है। बस ये बैलेंस शीट होगी। यस बेटा। अब शुरू में देखो अपना ये बैलेंस शीट होगी, तो अब अपना फर्मेंटेशन टॉपिक रह गया, तो फर्मेंटेशन और जो आरक्यू वैल्यू है वो पढ़ लेते हैं अपन। यस, तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा। हाँ तो देखिए बेटा, अब अपन बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का बताया था अपन ने, देखो बेटा अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को कॉमन प्रोसेस बताया था, और ग्लाइकोलाइसिस की 10 रिएक्शन के द्वारा जो उसका मुख्य उत्पाद पायरुविक एसिड बन गया था, पायरुवेट। तो अपन ने पायरुवेट का कोशिका की आवश्यकता और O2 की उपलब्धता के बेसिस पे आपने 3 भविष्य बताए थे कि अगर O2 उपलब्ध है, कोशिका को अधिक एटीपी की आवश्यकता है, तब तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो अपन पढ़ चुके हैं, और अगर एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन इन अवायु परिस्थितियां है, तो फिर फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन किण्वन आप जानते हैं बेटा कि आपने 2 टाइप के बताए थे, एल्कोहलिक और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो आपने कहा था कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर अनेक प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया तथा कुछ एकोसिक्यूट ईस्ट ये फर्मेंटेशन शो करते हैं। देखो बेटा, फर्मेंटेशन के दौरान नॉट मच एनर्जी रिलीज्ड, यानी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज, यानी किण्वन के दौरान अधिक एनर्जी विमुक्त नहीं होती है, केवल 7% इफिशियंसी आती है ना। और आपको बता दूं कि जो एनर्जी है क्रियाधार की, वो सारी की सारी आप जानते हैं उच्च हाई एनर्जी जो बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड, उसके रूप में संचित नहीं होती है। यस, तो देखिएगा बेटा कि वो एनारोबिक कंडीशन में अब उस पायरुवेट का फ्यूचर क्या होगा, तो उसको आप फर्मेंटेशन किण्वन कहते हैं। और ये एक खतरनाक प्रोसेस है कि इसमें या तो अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड, है ना, हैजर्डस प्रोसेस, आइदर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होगा। सही। फिर अपन ये कहते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई ये फर्मेंटेशन क्या है, कि यह ऐसे कहेंगे कि यह श्वसन आधारीय पदार्थ का अपूर्ण विघटन है। अपूर्ण विघटन का मीन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अपूर्ण विघटन है। यस बेटा, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही तो होगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा पायरुवेट का। तो ये श्वसन आधारित पदार्थ का अपूर्ण विघटन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और अपन कहते हैं कि जिसमें कोई बाह्य रसायन भाग नहीं लेता है, कोई बाह्य रसायन भाग नहीं लेता है। यस बेटा, जैसे आपने एरोबिक में पढ़ा तो वहां ऑक्सीजन आई थी अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही और फिर हाइड्रोजन ग्राही। तो आप जानते, तभी तो आपने क्या कहा था कि तुरंत NADH2 ऑक्सीडेशन हो रहा था और लगातार NADFAD बन रहे थे, क्रैब और लिंक चलती रहे, और तभी आपने क्रैब और लिंक को भी वायु कंसिडर्ड किया था। लेकिन यहाँ कोई बाह्य रसायन भाग नहीं लेता है, O2 कभी है ही नहीं, तो बाह्य रसायन भाग नहीं लेता है। यस बेटा, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही, समझ रहे हो ना, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही, यहां जो फाइनल एस्ट्रोसेप्टर है, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही। यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहूंगा कि अंतिम हाइड्रोजन ग्राही की भूमिका का निर्वाह ग्लूकोज के जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बने किसी मध्यवर्ती द्वारा ही किया जाएगा, कोई इंटरमीडिएट ही किसी मध्यवर्ती के द्वारा किया जाएगा।
यानी कोई इंटरमीडिएट क्रियाधारी सबस्ट्रेट ही वहां अंतिम हाइड्रोजन को, जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना छठी स्टेप में फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो पीजीएल दाता था वहां पे, तो एनएडी वहां अपचित हो गया था NADH2 में। तो फिर वो जब NADH2 वापस ऑक्सीडाइज होगा तो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही का भूमिका का जो निर्वाह करेगा वो आप जानते हो ग्लूकोज के विघटन से उत्पन्न किसी मध्यवर्ती द्वारा ही किया जाता है। यस बेटा, इसलिए इसे इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। बताया था ना बेटा मैंने शुरू के अंदर जब एनारोबिक रेस्पायरेशन पढ़ाया था कि इंट्रामोलिकुलर अंत आणविक, जबकि वायवीय श्वसन को आपने इंटरमोलिकुलर कहा था क्योंकि वहां ऑक्सीजन है। समझ रहे हो ना? तो इसे आप क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर ही कहते हैं। यस, अब आप क्या कहते हैं बेटा कि देखो इसका अवलोकन सर्वप्रथम गेलुसेक ने किया। सही। और फिर अपन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कि भी पास्चर ने इसे जाइमेसिस नाम दिया था। सही। और ये तुम जानते हो जो किण्वन शब्द फर्मेंटेशन जो एनारोबिक कंडीशन में होता है, किण्वन फर्मेंटेशन शब्द का प्रयोग क्रिक्सैक ने किया था। यस बेटा। और आप कहेंगे कि यह खतरनाक यानी हैजर्डस है ना, खतरनाक प्रक्रम है क्योंकि इसके दौरान या तो अल्कोहल है ना, या तो अल्कोहल या एसिड, लैक्टिक या एसिटिक एसिड निर्मित होते हैं, है ना। और अधिक एनर्जी रिलीज नहीं होती है ना, इस दौरान अधिक एनर्जी विमुक्त नहीं होती है। बस वो जो 4 डायरेक्ट बनती है उसमें 2 खर्च होते हैं, 2 ही एटीपी प्राप्त होती है, बाकी तो NADH2 तो अपने हाइड्रोजन किसको दे देगा? किसी ना किसी क्रियाधार को दे देगा। तो अधिक एनर्जी विमुक्त नहीं होती है, केवल 7% इफिशियंसी आती है आपके सामने। यस बेटा, आप समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 2 टाइप का, तो जिससे अपन यहां पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक टाइप अपन पढ़ते हैं एल्कोहलिक, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने पढ़ते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन। फर्स्ट बात तो आप देखिए, एल्कोहलिक किण्वन केवल माइक्रोब्स के द्वारा प्रदर्शित होता है ना, केवल माइक्रोब्स, प्लांट एनिमल कभी नहीं कर सकते द्वारा प्रदर्शित। सबसे ज्यादा आप जानते हो ईस्ट, एक कोष के ईस्ट होता है ना, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको आप कहते हो ना मदिरा उद्योग का, बीवर्स इंडस्ट्री का जनक सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और ब्रेड उद्योग का जनक ईस्ट। तो केवल माइक्रोब्स के द्वारा प्रदर्शित होता है, ईस्ट को एक आधे बैक्टीरिया के द्वारा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यस बेटा, आप ध्यान दीजिएगा कि भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो बेटा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो कॉमन पाथ है, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो। बाद में पायरुवेट बन जाता है और फिर एनारोबिक कंडीशन है तो उसका पूर्ण विघटन होता है और किण्वन होता है। और अगर आप जानते हैं कि एरोबिक है तो फिर क्रेब्स शक्कर को अडॉप्ट करता है और पूर्ण विघटन होता है यार। तो यहां देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं समझाऊंगा आपको कि इस प्रक्रम में जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो पहले आप जानते हो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो उनके थ्रू, उनके द्वारा
यानी यहां आपकी जो प्रोसेस हुई ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आपके सामने यहां क्या बनता है अभी, पायरुविक एसिड, है ना। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल खैर बनते हैं पायरुविक एसिड, समझ रहे हो। और आपको अच्छे से पता है कि भी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसके दौरान 4 एटीपी, आपको पता है बेटा कि 4 एटीपी 4 एसएलपी बनती है, लेकिन 2 शुरू में खर्च हो जाती है, तो प्रत्येक शुद्ध लाभ कितने का, 2 एटीपी का, यानी जो आपकी 2 एसएलपी होती है। बात को समझ रहे हैं। और पायरुविक एसिड, और आप जानते हो 6ठी स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है फोस्फो यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, जब 1,3 बाईपीजीए बनता है तो आपके पास में क्या बनता है, NADH प्लस H प्लस NADH2। अच्छा सुनो, ग्लूकोज के रेफरेंस 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और 2 NADH2, वो तो अपन एक बार में एक प्रोसेस बना देंगे, तो 2 बार में वो तो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे, बस ये हो गया। अब सुनो, इस पायरुविक एसिड का भविष्य डिपेंड करता है O2 पर। अब मान लो एनारोबिक कंडीशन हो, है ना, और ईस्ट दिए हो तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो सर्वप्रथम अब देखो ये 10 रिएक्शन तो होगी, ये इस दौरान आपकी कितनी रिएक्शन हो गई, 10 रिएक्शन, 10 चेन रिएक्शन, जो रेखीय श्रृंखला में चेन रिएक्शन, ये तो हो ही गई। अब सुनो देखो, अगली रिएक्शन यहां जो 11वीं रिएक्शन है, तो यहां आप जानते हैं कि एक एंजाइम जो काम करेगा अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये 11वीं रिएक्शन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो इस दौरान आप जानते हैं कि इस प्रक्रम के अंदर CO2 रिलीज होगी, तो 3 कार्बन से क्या रह जाएंगे, 2 कार्बन, तो कार्बोक्सिलेशन होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो CO2 रिलीज हो गई। तो यहां पर आपका 2 कार्बन का बन गया CH3CHO, CH3CHO। इस CH3CHO को आप जानते हो क्या बोलते हो, एस्टेल्डिहाइड। क्या बोलते हो बेटा, एस्टेल्डिहाइड, यस, एसिटेल्डिहाइड आपका बन गया, यस। अब एस्टेल्डिहाइड बन गया CH3CHO। अब यहां पर आप देखिएगा कि ये 11वीं रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, 11वीं, और अभी आपकी 12वीं रिएक्शन हो गई, अब बता दूंगा मैं, 12वीं रिएक्शन, है ना। तो अब आपका CH3CHO एस्टेल्डिहाइड, है ना, एसिटेल्डिहाइड, ये बन गया CH3CHO, बन गया बेटा। और अब यहां पर आपका जो 12वीं स्टेप के अंदर जो एंजाइम होगा वो आपका होगा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, तो आप समझ रहे हैं कि एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, तो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अब दिमाग लगाना कि बेटा ये यहां पर जो पीजीएल यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हाइड्रोजन रिमूव हुए थे तो NAD अपचेत हुआ था और NADH2 बन गया था। अब ये NADH2 देखो यहां वापस ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस में, समझ रहे हो। तो ये आप जानते हो कि NADH2 वापस ऑक्सीकृत हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, NAD प्लस में, ये लो जी, हो गया ये है। और ये जो इसके 2 हाइड्रोजन है ये इसको मिल गए एस्टेल्डिहाइड को, तो ये ग्राही हो गया एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड पर 2 हाइड्रोजन जाते हैं, आप जानते हैं कि भाई C2H5OH यानी एथेनॉल बन गया, C2H5OH, यस। तो बेटा आपके पास C2H5OH, या अपन इसको कह दें कि भाई ये आपके पास में एथेनॉल बन गया C2H5OH, सही। तो देखो इसके प्रोडक्ट क्या बने, ये 12 रिएक्शन हो गई, ये 12वीं रिएक्शन हो गई, तो 10 तो ये और 2 ये। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या बने, C2H5OH एथेनॉल और CO2। अब अगर मान लो इससे अपन इन सबको 2 कर देंगे, 2 तो ये भी 2, यस, और ये भी 2, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2C2H5OH हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो आप समझ रहे हैं कि यहां अगर अपन इसको
2 कर दें, और फिर आप जानते हो 4 SLP में से 2 तो खर्च हो ही जाती है ना, तो अगर इन सबको अगर अपन मान लो 2 मोलिक्यूल ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा। पहले सिंगल की लिख लेना फिर डबल की लिख लेना, ये भी 2 तो ये भी 2 और ये भी 2, तो देखो 4 कार्बन तो आएंगे ना, 2 कार्बन गए CO2 ग्रुप में, तो ये आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इसके अंदर जो रिड्यूसिंग हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में रिड्यूसिंग हुआ था NADH2, वो वापस ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ये रिड्यूसिंग हुआ था तो ये वापस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा, इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा, जो क्या क्या है कि बताओ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपसे पूछूंगा मैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बोलो मेरे बेटा H2 दाता, हाइड्रोजन डोनर कौन है? तो मैं बताऊंगा PGL, तथा हाइड्रोजन ग्राही कौन है बताओ? एस्टेल्डिहाइड। आप कहोगे सर कैसे? अरे हाँ भाई, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन दाता H2 डोनर PGL है ना, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, और H2 ग्राही कौन है? एस्टेल्डिहाइड। कहोगे सर कैसे? कई बच्चे क्या समझ सकते हैं कि ये तो NADH2 दे रहा है ना। अरे NADH2 दे कहां से दे देगा? दिमाग लगाएं, है ना बेटा, दिमाग लगाएं। आपको मैंने 100 रुपए आपको दिए, आप अच्छे बच्चे थे, मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, और मैंने कहा कि गरीब आदमी उसकी हेल्प करनी है, आप उस 100 रुपए उस गरीब आदमी को दे देना। तो बेटा कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्रियाधार था, मैंने 100 रुपए दिए ना, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ। आप तो भोले भाले वहां सहायता करने वाले थे, तो आपको मैंने 100 रुपए दिए, आप रिडक्ट हो गए। सही, आप गरीब आदमी को जाकर दोगे, वापस ऑक्सीडाइज हो जाओगे आप तो, और गरीब आदमी फाइनली रिडक्ट हो जाएगा। अरे बोलो, तो देने वाला मैं हूं और लेने वाला गरीब आदमी है, आपने तो लिए थे वापस भी दे दिए। तो बस NADH का इतना ही काम है, जब क्रियाधार का ऑक्सीडेशन होता है तो NAD इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले लेता है, सही, और फिर वापस ऑक्सीडाइज होता है तो वापस दे देता है। तो वो थोड़ी दाता हुआ, दाता वहां पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि PGL दाता है, और एनसेट में एरो लगाकर आप बता रखा है कि PGL दाता है और एस्टेल्डिहाइड क्या है? ग्राही है, तभी आपका बनता है C2H5OH। बात को समझे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा। और फिर मैं इसमें कहूंगा आपको कि किण्वन में NADH प्लस H प्लस की ऑक्सीकरण की दर वायवीय शोषण की तुलना में कम होती है, बहुत कम होती है। ये यहां लिखना था भाई, देखो यहां पर भी ये NADH2 ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन दर कम होती है। वहां जब ऑक्सीजन होती है वायवीय शोषण में, तो दर क्या होती है? अधिक होती है। बात को समझ रहे हो? तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि देखो, जैसे अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, तो प्राकृतिक रूप से एल्कोहलिक किण्वन के दौरान एल्कोहलिक किण्वन के दौरान एल्कोहल की सांद्रता अधिकतम अप टू 13%, यानी अप टू 13% तक ही हो सकती है, क्योंकि 13% इससे ज्यादा होने पर ईस्ट की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। जैसे अप टू 13%। तो आप जानते हैं कि जो नेचुरली जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनते हैं, जैसे वाइन और बियर, तो वाइन और बियर में तो आप जानते हैं 6 से 9% एल्कोहल होता है, तो वो तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा एल्कोहल की पेय पदार्थ, एल्कोहलिक ड्रिंक बनानी है, तो फिर आप जानते हैं होता है डिस्टिलेशन, यानी आसवन। तो आसवन से आप क्या करोगे? जल की मात्रा कम करते जाओगे, अल्कोहल परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो जैसे आप जानते हो जो रम है, ब्रांडी है, जिन, वोदका, विस्की, ये आपके एक चैप्टर में आएगा आगे 12th में फटाबी को आपने विस्की लिए। ये आप जानते हो आश्वित, यानी डिस्टिलेशन वाले पेय पदार्थ, ये नॉन डिस्टिलेशन वाइन और बियर, क्योंकि 13% तक पहुंचते ईस्ट की मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक रूप से।
तो ज्यादा से ज्यादा 13% सांद्रता कर सकता है ईस्ट, इससे ज्यादा नहीं। यस बेटा, इससे ज्यादा सांद्रता करनी है तो फिर आसवन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यस, और अब देखिएगा कि अपन नेक्स्ट समझाते हैं आपको लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो उसमें तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो 11 प्रोसेस ही होती है, क्योंकि उसमें तो CO2 भी रिलीज नहीं होती है, समझे? तो बेटा देखिएगा, अरे यार, हाँ, तो दूसरा आपका देखिएगा बेटा कि लैक्टिक फर्मेंटेशन। हाँ, तो देखिए बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो कुछ जीवाणु आप जानते हैं कि पायरुवेट का आंशिक ऑक्सीकरण से या फिर अपूर्ण विघटन से लैक्टिक एसिड निर्मित करते हैं। यस बेटा, तो अपन कहेंगे कि कुछ जीवाणु है ना लैक्टिक एसिड निर्मित करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। अच्छा, इसके अलावा कहां देखा जा सकता है? अपन जब अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मसल्स में ऑक्सीजन की अपर्याप्तता हो जाती है, तो अत्यधिक एक्सरसाइज के समय या जब खिलाड़ी खेलते हैं ना, खूब रन बनाते हैं, दौड़ते हैं, तो अत्यधिक एक्सरसाइज के समय मसल्स सेल्स में प्रदर्शित होता है ना बेटा? तो आप जानते हैं ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो क्या कहा जाता है कि भी सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। कुछ जीवाणु पायरुविक एसिड से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, है ना? और ऑक्सीजन की अपर्याप्तता पर अत्यधिक एक्सरसाइज पे अपने एनिमल में मसल सेल्स में भी हो सकता है, लेकिन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कभी एनिमल में नहीं होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं बेटा, नॉर्मल है कि जैसे ये आपने कहा था ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का एक प्रक्रम होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो 10 चेन रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, तो फलस्वरूप आप जानते हैं कि अगर अपन एक प्रक्रम बताए तो 2 ATP 2 SLP डायरेक्ट ATP, और 2 बार में 4 SLP। और यहाँ आपका पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, अपने एक से बताते हैं पायरुविक एसिड, और वही आप जानते हैं कि NADH+H+, और 2 बार 2 पायरुविक एसिड है, 2 NADH2, तो एक बार एक रिएक्शन बता देते हैं। तो फिर देखो बेटा यहाँ आपका जो एंजाइम होता है, वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से आपका बन जाता है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से आपका बन जाता है लैक्टिक एसिड। तो देखो मैं आपको यहाँ बताऊंगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो देखो यहाँ जो ये PGL तो दाता रहेगा, वही PGL है ना, और ये यहीं पे इसी का इंटरमीडिएट यानी पायरुविक एसिड वापस यूज कर लेगा इनको NAD को। तो जो NADH रिड्यूसिंग पावर थी वो ऑक्सीडाइज होगी NAD में, तो हाइड्रोजन को ग्रहण कौन कर लेगा, पायरुविक एसिड ही, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज अपचेत होकर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड। बात को समझ रहे हैं? तो आप अच्छे से दिमाग लगा दीजिएगा कि इस फॉर्म में आपका लैक्टिक एसिड बनता, तो ये 11 रिएक्शन हो गई, तो इसमें 11 ही होती है, CO2 रिलीज नहीं होती है। अब आप बेटा आराम से दिमाग लगा दीजिएगा कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, कि जैसे यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ना, आपको पता है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके सामने C3H4O3, ये होता ना। तो यहाँ देख लें क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोजन आ गए ना इससे, एक बार में एक हाइड्रोजन, तो C3 आप जानते हैं बेटा H6O3 हो जाता है। तो फिर ये 2 बार करेंगे ना, तो भी 2 मॉलिक्यूल आपके C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो आगे ना NADH का हाइड्रोजन, बोलो बोलो यस, ये बात आपकी हो जाती है। यस बेटा, फर्मेंटेशन के अंदर तो दोनों बता दी, ये 11 रिएक्शन है, और इसमें CO2 रिलीज नहीं होती है, नहीं लैक्टिक फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, बाकी वायवीय शोषण में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में होता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। यस बेटा, हाँ, तो ये बात आपके सामने हो गई। अब देखो जो आपको एनसीईआरटी में समझा रखा है, देखो अब समझ में आ जाएगा कि कौन दाता कौन ग्राही है।
सही। तो आपको देखो एनसीईआरटी ने क्या समझा रखा है, आपको एनसीईआरटी ने ऐसे ही तो दे रखा है ना, जैसे ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज बता रखा है ना, फिर एटीपी खर्च करके ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बता रखा है, बता रखा ना, दिमाग लगाना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आपको देखो ऐसे एरो लगाकर, एक एरो, दो एरो ऐसे लगाकर, फिर आपको बेटा पीजीएल आप जानते हो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पीजीएल, और पीजीएल से जब आपको ये एरो बता रखा है, ये एरो, यस, तो पीजीएल का ऑक्सीडेशन होता है तो आप जानते हो 1,3-PGA बनता है। तो वहां 1,3-PGA जहां बता रखा है, वहां पर उन्होंने क्या बना रखा है, ये NAD+ से इसको अपचयित करके NADH2। तो यहाँ यार दाता तो पीजीएल है ना, क्रियाधार का ऑक्सीजन तो पीजीएल का हो ना, तो NAD अपचयित हो गया यहाँ पे, ये लो हो गया। और फिर आपको देखो आगे ऐसे एरो बताते हुए, ऐसे आगे एरो बताते हुए आपको बता रखा है क्या भाई, 3PGA 2PGA पैप, और आपको बता दिए यहाँ पर पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अच्छा, उसकी स्टेप में आपको वहां क्या निकाल रखी है, ADP से ATP SLP, है ना। इसके बाद दो बार तो वो जानते, दो जगह होती है 4 SLP, और शुरू के अंदर वहां ATP को क्या कर रखा है, खर्च कर रखा है एक्टिवेशन के लिए। सही बेटा। अब देखो कि ये पायरुवेट है। अब एनारोबिक कंडीशन के दौरान क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन, तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर आपको क्या बता रखा है, अवायवीय परिस्थितियों के अंदर यहां ले रखा है पायरुवेट, है ना। तो पायरुवेट के दो फ्यूचर हैं एनारोबिक कंडीशन में, कि आपका क्या क्या हो सकता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है बेटा कि भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है और लैक्टिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है O2 की अनुपस्थिति में। तो O2 की अनुपस्थिति में एनारोबिक कंडीशन में, O2 की एब्सेंस में, ये देख लीजिए। चाहे यहां पर आप जानते हैं कि ये आपके सामने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अगर एंजाइम आ जाए तो ये 10 रिएक्शन तो हो ही गई, 10 रिएक्शन, और 11वीं रिएक्शन आपकी होगी और क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो यहां आप जानते हैं कि आपको यूज होता हुआ बता रखा है वो जो ये NADH2 बना था, तो NADH2 को वापस यूज कर रखा है NAD+ में, बोलो। और अगर मान लो वहां पर देखो कि दूसरा आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं उसको कि भाई पायरुवेट, यस, तो ये तो लैक्टिक फर्मेंटेशन हो गया, 11वीं रिएक्शन आपकी लैक्टिक एसिड। और फिर देखिएगा आपके सामने कि अगर मान लो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो वहां आपको पता है उस पायरुवेट से पहले आपको यूज कर रखा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, 11वीं रिएक्शन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और वहां पर आपसे क्या रिलीज करा रखी है, CO2, और आपको क्या बना रखा है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, है ना। फिर वहां देखो ऐसे रिएक्शन दे रखी है, और ये जो NADH2 है फिर वहां पर देखो यूज कर रखा उसको, है NADH2 से NAD+ यूज कर रखा है। तो ये एसिटाल्डिहाइड तो कार्बन ये तो यूज कर रहे हैं ना, है ना। और फिर आपको क्या बता रखा है, C2H5OH, तो ये हाइड्रोजन इसी के पास तो आ रहे हैं, तभी तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो C2H5OH ऐसे बता रखा है एनसीईआरटी के अंदर आपको, बोलो। तो वहां पर एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, यस बेटा, बोलो। तो आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हैं अच्छे से। तो आप समझ में आया दाता कौन है और ग्राही कौन है, समझ आए। तो ये आपका हो गया फर्मेंटेशन। अब अपन जो लास्ट इसका टॉपिक है RQ, रेस्पिरेटरी क्यूटोन क्या होता है, श्वसनी गुणांक क्या होता है, तो बेटा अब अपन पढ़ेंगे RQ, यस बेटा। तो देखिए RQ क्या होता है। तो देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्यूटोन, यानी आप जानते हैं कि श्वसन गुणांक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपका आता है। तो ध्यान दीजिएगा अपन क्या कहते हैं, यस बेटा, कि देखो कि RQ क्या है, कि यह श्वसन आधारीय पदार्थों की एक सूचकांक है, यानी एक इंडेक्स है बेटा, यस।
ये श्वसन आधारित पदार्थों की एक सूचकांक है। यस बेटा, जिसकी सहायता से जीव की पोषण स्थिति भाई उसको अच्छा पोषण मिल रहा है तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा। और मान लो कि भूखमरी है तो उस समय आप जानते हो कि शरीर की वसा और उसके बाद प्रोटीन का होने लग जाता है। यस, जीव द्रव्य शोषण बाद में हो जाता है। तो ये श्वसन आधारित पदार्थों का एक सूचकांक है जिसके साथ जीव की पोषण स्थिति, भोजन रूपांतरण कि कौन सा भोजन किस में रूपांतरित हो रहा है, भोजन रूपांतरण तथा श्वसनी क्रियाधार जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, श्वसनी क्रियाधार की प्रकृति का मापन किया जा सकता है। समझे? ये सारी बातें क्लियर करूंगा मैं आपके सामने कि एक आप जानते हैं कि श्वसनी आधारित पदार्थों की एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है जिसकी सहायता जीव की पोषण स्थिति, भोजन रूपांतरण तथा श्वसनी क्रियाधार की प्रकृति का मापन किया जाता है। और आप जानते हैं इसका मापन रेस्पायरी स्कोप के द्वारा करते हैं, यानी श्वसन मापी के द्वारा। जैसे गैगनोन्स का श्वसन मापी था, बात जानते हो, उसमें अपन जो पानी और सीड लेकर ऐसे करते हैं ना, गैगनोन श्वसन मापी। तो रेस्पायरी स्कोप के द्वारा इसका आप जानते हैं कि मापन आप करते हैं। क्या होता है बेटा, देखो श्वसन के दौरान आरक्यू क्या होता है ना, कि वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि श्वसन के दौरान जब किसी क्रियाधार का ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी CO2 रिलीज होती है, तो वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 बटा कितनी ऑक्सीजन उसके ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त होती है, तो वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2। बात को समझे? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि फिर मैं यहां दूं कि भाई RQ क्या है, तो सीधी सी बात है कि श्वसन में विमुक्त CO2 का आयतन, श्वसन में विमुक्त CO2 का आयतन, ऊपर CO2 लेते बेटा, विमुक्त CO2 का आयतन बटा श्वसन में प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। तो ये आपके सामने क्या होता है बेटा, RQ। क्या होता है? RQ। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बताऊंगा कि भाई देखो है ना, मतलब देखो बेटा, श्वसन के दौरान प्रयुक्त श्वसन आधारित पदार्थ यानी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, श्वसन आधारित पदार्थ की प्रकृति कैसी है, कि वो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। तो श्वसन के दौरान प्रयुक्त श्वसन आधारित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन? RQ है ना बेटा। उसकी नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, उस पर डिपेंड करता है RQ है ना बेटा। अब देखो मैं बनाऊंगा कि कब RQ बराबर 1, कब RQ 1 आता है ना बेटा। पहली कंडीशन कि RQ बराबर 1 कब आता है, RQ 1 तो कब आता भी, कि जब आप जानते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो RQ कितना आता है? 1। कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान। अब बेटा यूजुअली प्राय श्वसन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कहां से स्टार्ट होगा श्वसन? ग्लूकोज से। चाहे आपने मेरे को बता दिया था ना, प्लांट में कुछ भी कहां से स्टार्ट होगा? ग्लूकोज से। बात को समझे? तो आपके सामने वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया बेटा, यस, कि आपके सामने जो रिएक्शन लिखी जाती है कि C6H12O6 तो 6 O2 6 ऑक्सीजन। बात को समझे? तो आपके सामने क्या लिखा जाता है? 6 CO2 6
H2O और जो 686 किलो कैलोरी आपकी होनी चाहिए। यस बेटा, तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां देखो कितनी CO2 रिलीज हुई, 6 CO2, कितनी O2 यूज हुई थी, 6 O2, है ना, तो 6/6 कितना आएगा, 1 आ गया ना। तो सवसनी क्रियाधार की प्रकृति पे कि जब सवसनी क्रियाधार में जितने कार्बन है उतनी ऑक्सीजन हो, बराबर हो, तो उतनी ऑक्सीजन प्रयुक्त करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन के लिए। तो 6 CO2 और 6 O2, तो 6 CO2 बटा 6 O2 यानी कितना आ गया, 1। बताओ RQ आ गया ना 1, बोलो बोलो यस। अब ध्यान दीजिएगा कि किन किन कंडीशन में मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये तो आपकी RQ 1 की कंडीशन आपके सामने हो गई है। यस, अब देखिए नेक्स्ट बात मैं आपके सामने बताऊंगा कि RQ कब लेस देन 1 होता है, RQ लेस देन 1 कब होता है। यस बेटा, तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड कि आप क्या कहेंगे कि जो RQ है वो लेस देन 1 कब होता है। तो RQ बराबर लेस देन 1 कब होता है बेटा, कि जब सवसनी क्रियाधार के रूप में ऐसे सवसनी पदार्थ प्रयुक्त हो या ऐसे सवसन आधारीय पदार्थ प्रयुक्त हो। यस बेटा, तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ऐसे सवसन आधारीय पदार्थ प्रयुक्त हो जिनकी संरचनाओं में, यानी उनकी अगर अपन संरचना देखें तो जिनकी संरचनाओं में O2 कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, तो इनका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो इनके ऑक्सीकरण के लिए अधिक O2 की आवश्यकता होगी, समझे, और ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होंगे, ये भी बताया था मैंने, समझे, प्रकृति आ गई ना, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होंगे और जितना RQ कम आएगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा देंगे, है ना। सबसे कम RQ आपके फैट का आता है, बात को समझे। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल यहां अपन लेंगे कि भाई लिपिड, किसका अपन एग्जांपल लेंगे बताओ, लिपिड, है ना। तो लिपिड का लेंगे कि अगर लिपिड वसा अगर मान लो कि सवसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त हो तो देखना वहां पर RQ जो होगा, RQ वो आपका आएगा 0.7, है ना। और कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं, एग्जांपल वहां मैं लेता हूं आपके सामने, है ना, पामेटिक एसिड का एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। पामेटिक जो वसी अम्ल है, फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड। तो देखिएगा उसकी रिएक्शन अगर मैं बताऊं आपको तो 2C51H98O6। अब बताओ इसके फॉर्मूले में, इसकी संरचना में कार्बन कितने ज्यादा हैं, हाइड्रोजन भी, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है, 6 ही है, बात को समझे। तो अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको करना होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, यहां पर 145 O2 प्रयुक्त करनी होगी। तो फाइनली कितना CO2 बनेगा, 102 CO2 बनेगा। यस बेटा, और 98 H2O बनेगा, लेकिन 102 क्योंकि C क्या होना ना, इसके 2 कार्बन है, तो 102 CO2 और 98 जो आपका H2O बनेगा, बात को समझे। और ये आपके पास में क्या, एनर्जी। तो अब देखो यहाँ RQ निकाल लो तुम चाहे, RQ यहाँ पर आएगा 102/145 तो बराबर 0.7, 0.7। तो RQ लेस देन 1 हो गया ना, बताओ 0.7, अरे बोलो बेटा यस। और फिर देखिएगा मैं आपको बात करूं कि यदि अपन सवसनी क्रियाधार के रूप में प्रोटीन को प्रयुक्त करेंगे, मैं सारे बता देता हूं, एक लिपिड का आपके सामने आ गया ना 0.7। अब मैं और बता देता हूं, लेस देन 1 के सारे एग्जांपल बता देता हूं कि यदि अपन प्रोटीन को प्रयुक्त करेंगे, प्रोटीन को, तो प्रोटीन का RQ वैल्यू कितना आता है, 0.8 to 0.9 के बीच आता है ना। क्योंकि प्रोटीन में भी आप किसी भी अमीनो एसिड में देख लेना फॉर्मूले में ऑक्सीजन कम होगी, है ना, तो फिर अधिक O2 आपको लगानी पड़ेगी। यस बेटा, अब यहां दिमाग लगा दीजिएगा, तो लेस देन 1 हो गया। अच्छा, इसका मतलब
कब आता है लेस देन 1? तो लेस देन 1 के लिए मैं आपको लिखूं कि कब आता है, जब वसा तथा प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तब आपका RQ 1 से कम ही आता है। RQ आप समझ सकते हैं 1 से कम आता है। यस, और फिर अपन क्या कहते हैं कि कब, जब मान लो कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हो, जीवद्रव्य श्वसन तो भुखमरी की अवस्था में होगा, तब तो आप जानते हो कि वो संरचनात्मक या एंजाइमेटिक प्रोटीन यूज हो जाएगा। तो भुखमरी की स्थिति में, कि नॉर्मल तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, तो भुखमरी स्थिति में स्ट्राइड सेल। यस बेटा, तो आप समझ रहे हो उस दौरान आपका RQ कम ही आएगा, है ना। यदि आप मिक्स डाइट खा रहे हो, मिक्स डाइट खा रहे हो, तो मिक्स डाइट खा रहे हो, अपन मिक्स डाइट में मिश्रित भोजन में सभी लेते हैं, है ना। तो मिक्स डाइट में अपन कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं 1, वसा भी लेते हैं 0.7 और प्रोटीन मान लो 0.9। इन तीनों को ऐड करें अपन 3 का भाग देंगे तो लगभग 0.85 आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्स डाइट का। बात को समझे। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, है ना, कि देखो कभी भी, और जो मैंने भी पहले बताया था 0.7 वसा का, तो जानते हो वसीय बीज होते हैं ना, वसीय बीजों के अंकुरण के समय 0.7 ही आता है, 0.7। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए कि देखो मैं आपको बता दूं, कभी भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में, कभी भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में आपको मैं बताऊं बेटा, कभी भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में एकदम शुद्ध प्रोटीन व शुद्ध वसा प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये आप नोट लिख लें, है ना। तो आप जानते हो मिक्स्ड वाली बात ही होती है कि कभी भी, है ना, श्वसनी क्रियाधार के रूप में मतलब शुद्ध प्रोटीन और शुद्ध वसा कभी भी, है ना, प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे वो लिंक किया या तो ग्लाइकोलाइसिस में, या ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में जब वो एंटर करते हैं, तो कुछ दूसरे कंपाउंड्स में वो क्या हो जाते हैं बेटा, प्रयुक्त हो जाते हैं। बात को समझ रहे हैं। यस, तो आप जानते हैं कि श्वसनी क्रियाधार के रूप में कभी शुद्ध प्रोटीन या शुद्ध वसा प्रयुक्त नहीं होते हैं। सही। अब मैं आगे कंडीशन बढ़ाऊंगा कि कब आपका RQ 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा। तो देखो सारी कंडीशन बढ़ाऊंगा मैं आपके सामने। आप देखिए बेटा थर्ड कंडीशन कि RQ की वैल्यू मैं आपके सामने बताऊंगा बेटा कि ग्रेटर देन 1 कब होती है। यस बेटा, तो देखिए RQ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होती है, 1 से ज्यादा कब होती है। यस, तो तुम जानते हो जब श्वसनी या श्वसन आधारित पदार्थ के रूप में ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल प्रयुक्त होते हैं, है ना भाई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेटा, क्योंकि इनकी संरचना में O2 प्रचुरता से होती है, प्रचुरता से उपस्थित। तो फिर ऑक्सीडेशन में कम O2 लगेगी। तो श्वसन क्रियाधार की प्रकृति पे आ गया कि नहीं आ गया। जैसे बेटा सबसे पहले मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, OA, या ऑक्जेलिक एसिड OA। सही। ऑक्जेलिक एसिड का मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं। तो जानते हो 2COOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं कि O2, एक ऑप्शन की बात हो गई O2, और फिर आप जानते हैं 4CO2 रिलीज होती है। यहाँ पर कितनी CO2 रिलीज होती है, 4CO2 और 4H2 और एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा 4/1, तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे आप जानते हो मेलिक एसिड का 1.33 आता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई मेलिक एसिड कैसे आता है, C4H6O5 इसका फॉर्मूला होता है, C4H6O5। तो आप ध्यान दीजिएगा कितनी O2, 3 O2 आपकी प्रयुक्त होती है ना।
फाइनली जब रिएक्शन होती है तो 4CO2, और जो भी आप जानते हैं कि 4H2 और जो भी एनर्जी आपकी रिलीज होती है, सॉरी 3H2 और एनर्जी रिलीज होती है, तो दिमाग लगाओ 4/3, तो 1.33 आ गए, तो ग्रेटर देन 1 आ गया ना, ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में आप जानते बेटा कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है ना, तो आप समझ सकते हैं बेटा। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, यस, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट का, तो जानते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सही। तो तुम जानते हो बेटा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप अच्छे से जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था, जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या, फर्मेंटेशन किण्वन, तो बेटा आपके सामने जब आपने देखो क्या पढ़ा था किण्वन, तो तुम्हें पता है अच्छे से कि C6H12O6 ग्लूकोज से 2CH3CH2OH, मतलब जानते हो ना 2C2H5OH एथेनॉल और 2CO2, लेकिन क्या इसमें O2 प्रयुक्त हुई क्या, कहीं पे भी नहीं हुई ना, तो 2CO2/0O2, तो 0 का भाग लगते क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, क्या आ जाएगा, अनंत, हो गया ज्यादा, है ना। और जो मांसल मरुद्भिद पौधे होते हैं ना, मांसल मरुद्भिद, तो मांसल मरुद्भिद जो होते हैं वो आप जानते हैं कि आंशिक ऑक्सीजन करते हैं, मांसल मरुद्भिद, नागफनी कैक्टस, तो मांसल मरुद्भिद में RQ आपको पता होना चाहिए, यस बेटा, कि जो सकुलेंट जीरोफाइट है ना आपके मांसल मरुद्भिद, उनमें 0 आता है, RQ कितना आता है, 0, क्योंकि O2 तो लगती है लेकिन CO2 रिलीज नहीं होती, मेलिक एसिड बनता है, तो RQ 0 आता है। RQ कितना आता है, 0। ये लो सारे RQ आपको मैंने बता दी, बात को समझे। तो ये रेस्पिरेटरी क्यूटोंट श्वसनी आधार सूचकांक है, पोषण स्थिति का पता लग गया, भोजन रूपांतरण का भी लग गया, और श्वसनी क्रियाधार की प्रकृति का मापन हो गया, यस। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, RQ, यस। अब कुछ बेटा 2-4 पॉइंट्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यस, कि श्वसन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। हाँ तो देखिए बेटा, फैक्टर्स जो रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं श्वसन आधारी पदार्थ, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी, तो श्वसन आधारी पदार्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेस्पिरेशन, श्वसन, बोले भाई, सही है। फिर अपन बात करते हैं बेटा टेम्परेचर, तापमान, तो देखो इनिशियली जब 20 से 35 डिग्री तापमान तक बढ़ता है तो जो ताप गुणांक होता है ना प्रति 10 डिग्री, ताप गुणांक 2 से 3 गुना, यानी 20 से 35 डिग्री के दौरान 20 से 35 जब तापमान बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ती है, ताप गुणांक 2 से 3 गुना होता है ना, क्योंकि ताप बढ़ने पर रेस्पिरेशन की दर बढ़ती है। लेकिन ध्यान से ना, अगर यही तापमान, क्योंकि आप जानते हो जंतुओं के लिए तो 35 डिग्री तो ठीक है, लेकिन पादपों के लिए तो 30 डिग्री लास्ट है, यस, क्योंकि पादप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ताप से। अब देखो ये तापमान अगर 45 डिग्री से ज्यादा हो गया, 45 डिग्री से ज्यादा, तो एंजाइम डीनेचुरेटेड, मतलब डीनेचुरेशन यानी विकृतीकरण हो जाएगा, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन मतलब विकृतीकरण, एंजाइम विकृत हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, कम, बोलो। और ये तापमान अगर 8 डिग्री से भी कम रहा, 6-8 डिग्री से कम, तो एंजाइम एक्टिवेशन ही नहीं होंगे, एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे, और सक्रिय नहीं होंगे तो बहुत न्यून ताप पे भी रेस्पिरेशन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि एंजाइम ताप के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में एंजाइम में, यस। इसके बाद आप देखिएगा कि ये आपके 2 फैक्टर हो गए। अब यहाँ थर्ड फैक्टर आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो बेटा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूं ऑक्सीजन के अंदर, विलोपन बिंदु, तो O2 की वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर केवल वायवीय श्वसन संपादित किया जा सके, यानी कम से कम वो सांद्रता O2 की जहां वायवीय श्वसन संपन्न हो सके, है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं, विलोपन बिंदु कहते हैं। यहां न्यूनतम वायवीय श्वसन होता है, अतः भोजन लंबे समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। जैसे आप जानते हो कुछ जीव शीत निष्क्रियता में या ग्रीष्म निष्क्रियता में जाते हैं, तो बॉडी को सिकुड़ के, आप जानते हैं कि विंटर स्लिप या समर स्लिप,
निष्क्रिय हो जाते हैं, उस दौरान उपापचय तो चलता है, लेकिन ऑक्सीजन वो सक्रिय होकर इतने ऑक्सीजन नहीं लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो ऑक्सीजन उतनी भी उपलब्ध हो पाती है कि बहुत धीमा वायवीय श्वसन चल सके। तो उस समय भोजन लंबे समय तक परिरक्षित रहेगा, तो वो उन प्रतिकूल स्थितियों को गुजार जाएंगे, है ना। तो चिरकालिक, तो आप समझ रहे हैं ना कि O2 की वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर केवल वायवीय श्वसन संपादित किया जा सके, यानी वो न्यूनतम से न्यूनतम सांद्रता जहां वायु श्वसन संपादित किया जा सके, है ना, उससे कम होगी तो फिर वायवीय नहीं होगा, तो वो आप जानते हो विलोपन बिंदु है। और न्यूनतम वायवीय श्वसन होता है तो लंबे समय तक भोजन परिरक्षित रखा जा सकता है। यस, एक आता है पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट, ये बेटा पास्चर इफेक्ट का तो काम क्या होता है कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी किण्वन की प्रक्रम पर, किण्वन के प्रक्रम पर ऑक्सीजन का संदमक प्रभाव। देखो बेटा ध्यान से सुनना, किण्वन कब होता है? किण्वन होता है जब आप जानते हो एनारोबिक कंडीशन होती है। अच्छा, ईस्ट करता है बेटा, आप जानते हो ईस्ट क्या है? एक मैं आपको बताऊंगा साइड में जो आपको समझाया था जीवाणु में कि फैकल्टेटिव एनारोब है, एनारोब है फैकल्टेटिव, लेकिन है ना, यानी विकल्पी अवायवीय है कि जब उसको आप जानते हो क्रियाधार देते हो और जब उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराते हो तो वो एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन ही करेगा बेचारा। लेकिन अगर वहां ऑक्सीजन की जब फर्मेंटेशन करेगा तब तो एथेनॉल CO2 बनाएगा, लेकिन वहां तुम ऑक्सीजन अगर बढ़ा दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो, तो वो फिर क्या करता है, स्विच कर लेता है, यानी एनारोब से क्या होता है, एरोब हो जाएगा। अगर एरोब हो गया तब तो पूर्ण ऑक्सीकरण करेगा, CO2H2 बनाएगा। बात को समझे? तो देखो O2 की वह सांद्रता, O2 की सांद्रता में बढ़ोतरी के द्वारा अवायवीय श्वसन को अवरुद्ध कर देना पास्चर प्रभाव कहलाता है। तो किण्वन के प्रक्रम पे ऑक्सीजन का संदमन प्रभाव हो गया ना, कि O2 की सांद्रता में बढ़ोतरी के द्वारा अवायवीय श्वसन को अवरुद्ध कर देना क्या कहलाता है, पास्चर प्रभाव। अब इस दौरान क्या क्या घटनाएं होगी? प्रति इकाई समय में ग्लूकोज के विघटन की दर कम हो जाती है। तुम्हें पता है प्रोकैरियोट सेल जब अवायवीय श्वसन करती है तो ग्लूकोज का अधिक विघटन करती है, लेकिन प्रति ग्लूकोज कम ATP बनता है, क्योंकि 2 ATP बनता है, इसलिए ज्यादा ग्लूकोज लेगी एनर्जी के लिए, है ना, और CO2 भी कम निकालेगी। लेकिन अगर आप O2 बढ़ा दोगे तो अवायवीय श्वसन वहां वायवीय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि प्रति इकाई समय में ग्लूकोज के विघटन की दर तो कम होगी, ग्लूकोज के विघटन की दर तो क्या होगी, कम होगी, लेकिन प्रति ग्लूकोज ATP का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा ATP उत्पादन की दर, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और अधिक CO2 की विमुक्ति, है ना, CO2 भी अधिक विमुक्त होगा। तो ये आपका क्या होता है, पास्चर प्रभाव। क्या होता है, पास्चर प्रभाव। सारा मैंने समझा दिया बेटा आपको। यस, अच्छा सुने, अब अपन बात बड़ा कि श्वसन में कुछ आपके होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मैं आपको बता दूं, संदमक। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि श्वसन में कुछ संदमक होते हैं इनहिबिटर्स, वो वहीं बताने आप तो ETC में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल वहां कॉम्प्लेक्सेस होती है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को संदमन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो संदमक रसायन प्रयुक्त होते हैं श्वसन के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि कौन कौन से संदमक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे रोटेनॉन होता है ना, रोटेनॉन जानते हो, चूहे मारने की दवा आती है या फिर छिड़काव करते हैं अपन जो हीट का रिंग, उसमें रोटेनॉन होता है। तो रोटेनॉन क्या करता है कि जो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, NH डिहाइड्रोजिनेज, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब आप जानते हो फिर वो इलेक्ट्रॉन को FES से फिर आप जानते हो किस पे ट्रांसफर करता है, यूबिक्विनोन पे। तो फिर यूबिक्विनोन, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देगा, यहाँ पे संदमित कर देगा, ये रोटेनॉन। ऐसे में आपको बता दूं एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन जो है ना, एंटीमाइसिन, ये आप जानते हो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ना, थर्ड, यानी आप जानते हैं कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम B से, है ना, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को रोक देगा ही। ऐसे आप जानते हो साइनाइड होता है, साइनाइड, जहर साइनाइड या कोबाल्ट, है ना, तो ये आप जानते हो क्या करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये साइनाइड लेते तुरंत मृत्यु होती है, क्योंकि आप जानते हो ये ऐसा अनुत्क्रमणीय संदमक है जो आप जानते हैं कि 100% ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, है ना।
तो आप जानते हैं कि साइनाइड लेते व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो साइनाइड क्या करता है ना, जो साइटोक्रोम ए3 से लास्ट इलेक्ट्रॉन O2 पे ट्रांसफर होते हैं ना, उसको रोक देगा। तो फिर ETS ही रुक जाएगी, वायु शोषण रुक जाएगा, क्रेब्स सक्रिय, क्योंकि O2 नहीं रहेगी, O2 पे नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो NADH FADH का निरंतर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो ये करता है साइनाइड। बात को समझ रहे हैं, ये बात आपकी होती है बेटा। ऐसे ही देखो बाद में आपका जो, ये तो कॉम्प्लेक्सेज की बात हो गई, फिर आपका जो एक आता है DNP होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे सांद्रता जो PMF प्रोटॉन प्रवणता होती है ना, फिर भी आप जानते हो कि F0 F1 से गुजरने नहीं देते हैं, तो ATP नहीं बनती है। तो ये सारे मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारक भी ऑलमोस्ट सारे आपको मतलब है ही नहीं, लेकिन बता दिए कि बहुत सारे काम में आते हैं। अब बेटा इस हर तरीके से टॉपिक पूरा हो गया है, मस्त तरीके से एनसीईआरटी पूरी पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मस्त रहें, अपना टेस्ट दें। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट अपन फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ फिजियोलॉजी, जो थोड़ा लंबा सिलेबस है, तो थोड़ा ढंग से आप पहले एनसीईआरटी रीडिंग करके आए और मस्त होकर आप उसको पढ़ें। तो बिल्कुल आप एंजॉय फिजियोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।